तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम यानबू है। यानबू का बचपन बेहद गरीबी में बीता। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे के कुछ समय बाद उसकी माँ भी पति के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चल बसी। अब नाइबू बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन उसने अपने आप से एक वादा किया कि वो अपनी जिंदगी इस गरीबी और बेबसी में बिल्कुल नहीं बिताने वाली। उसने ठान लिया कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी, बल्कि खुद अपने दम पर कामयाबी हासिल करेगी और एक बेहतर जिंदगी जिएगी। अब समय बीतता गया और अब नाइबू बड़ी हो चुकी थी। जैसे उसने अपने बचपन में सोचा था, आज वो एक कामयाब वकील बन चुकी थी। उसकी सालाना कमाई लगभग 6 करोड़ थी और अब वो अपनी काबिलियत की वजह से कोई भी केस आसानी से जीत भी जाती थी। एक दिन एक बड़ी अमीर कंपनी के चेयरमैन ने नाइबू को बुलाया। चेयरमैन के बेटे ने किसी लड़की के साथ गलत हरकत की थी और वो चाहता था कि ये केस जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। इसीलिए उसने इस केस को लड़ने के लिए यानबू को चुना। उस लड़के को अपने किए हुए काम पर जरा भी पछतावा नहीं था। यानबू ने भी ये केस इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि चेयरमैन ने उसे बहुत बड़ी रकम दी थी। केस के ट्रायल के दौरान यानबू ने पीड़ित लड़की और उसके मां को साफ तौर पर धमकी दी कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो वो लड़की की इज्जत समाज में खराब कर देगी। यानबू ने यह भी कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये केस लंबे समय तक लड़ सके। लड़की की मां ये सुनकर घबरा गई और मजबूरी में उन्होंने केस वापस ले लिया। चेयरमैन यानबू के काम से बहुत खुश हो गया। उसने यानबू को तुरंत एक और केस दिया। अब चेयरमैन चाहता था कि पास ही के एक झुग्गी बस्ती को वो खाली करवाए ताकि वो वहाँ पर आलीशान अपार्टमेंट बना सके। चेयरमैन ने इस काम के लिए यानबू को एक बड़ा घर और VIP कार्ड ऑफर किया, क्योंकि यानबू को हमेशा से ऐसी जिंदगी चाहिए थी, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अब यानबू अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वो घर में अकेली रहती थी, लेकिन अचानक एक दिन एक अजीब हादसा हुआ और यानबू की अचानक मौत हो गई। अब यानबू स्वर्ग के रिसेप्शन पर पहुंची, जहां उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। रिकॉर्ड देखकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई और बोले कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो तुम्हारी मौत साल 2054 में होनी थी, फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? दोनों तुरंत स्वर्ग के CEO मिस्टर किम के पास गए। किम ने सारा रिकॉर्ड चेक किया और उसने पाया कि यानबू को गलती से उसके असली समय से पहले स्वर्ग बुला लिया गया है। उसने यानबू से माफी मांगी और कहा कि अगर वो वापस धरती पर जाना चाहती है तो उसे एक दूसरी औरत केटी नाम की हाउसवाइफ बनकर जाना होगा। ऐसा तब तक करना होगा जब तक वो रिकॉर्ड ठीक नहीं कर देते। शुरुआत में यानबू ने मना किया, पर किम ने कहा कि यह एक रास्ता है। यानबू मजबूरी में तैयार हो गई। जब उसकी आंख खुली तो यानबू एक मिडिल क्लास घर में थी। उसने शीशे में खुद को देखा और बुरी तरह चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। तभी केटी का पति डोंगू कमरे में आया। उसे देखकर यानबू और जोर से चिल्लाने लगी। उसने पास में रखी एक फोटो देखी जिससे पता चलता है कि उसकी शादी तो हो चुकी है ऑलरेडी और अब तो उसके 2 बच्चे भी हैं। लड़के का नाम हारू और लड़की का नाम हान है। ये देखकर वो और परेशान हो गई। अब थोड़ी देर बाद उसका बेटा हारू उसके पास आया और उसे गले लगाना चाहता था, पर यानबू ने उसे प्यार से नहीं लगाया। फिर हारू ने कहा, मुझे बस स्टेशन तक छोड़ दो, स्कूल जाना है मेरे को। यानबू मजबूरी में उसे छोड़ने गई। वहाँ कई और औरतें भी थी जो उसे केटी समझकर उससे बात करने लगी। यानबू समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे बात करनी चाहिए। वो औरतें उसे अपने साथ काम पर ले गई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर के ये सारे काम उसे ही करने हैं। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर के ये सारे काम कैसे करते हैं। अब यानबू को पता चला कि केटी की जिस फैमिली में वो अब है वो आर्थिक रूप से सही नहीं है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तभी अचानक उसके सामने स्वर्ग के CEO यानी मिस्टर किम आ गए। किम ने उसे चेतावनी दी कि वो केटी की जिंदगी को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करे, जैसा है वैसे रहने दो। उसे पूरी तरह से केटी बनकर ही रहना होगा। यानबू इन सब चीजों से बिल्कुल थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वो फिर से अपनी अमीर जिंदगी जिएगी। वो तुरंत सुपरमार्केट गई और महंगा सामान खरीदने लगी। बिलिंग के समय उसका कार्ड लिमिट से ऊपर चला गया, जिससे उसे पता चला कि कार्ड में तो पैसे थे ही नहीं। उस रात जब डोंगू उसके पास आया और उससे कमरे में चलने को कहा तो नाइबू ने उसे बहुत पीटा। उसने डोंगू को कहा कि तुमने एक 18 साल की बच्ची से शादी करके उसे मां बना दिया। यानबू एक वकील की तरह बात कर रही थी। डोंगू हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आखिरकार यानबू सोफे पर जाकर सो गई। अगले दिन यानबू अपने पुराने घर पहुंची। उसने एक पुराना प्लेटिनम कार्ड लिया और महंगी दुकान में जाकर अपने पुराने स्टाइल जैसी महंगी सूट खरीदी। पेमेंट करते समय कैशियर ने देखा कि कार्ड और साइन अलग अलग लोग हैं। कैशियर को शक हुआ कि शायद यानबू कोई फ्रॉड कर रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। यानबू सूट लेकर घर आ गई। जब डोंगू घर आया तो वो यानबू पर चिल्लाने लगा कि कम उम्र में शादी उसकी तो गलती थी, पर बच्चे पैदा करने का फैसला तो यानबू का था। फिर डोंगू ने महंगा सूट दिखाकर पूछा कि इसके लिए पैसे कहां से आए, पर यानबू चुप रही। तभी अचानक उनके घर पर पुलिस आ गई। पुलिस ने VIP कार्ड चोरी करने के शक में यानबू से सवाल जवाब किए और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। उसका पति डोंगो भी साथ में आया था। पुलिस ने सीधे यानबू से पूछा कि उसने ये VIP कार्ड
कहाँ से चुराया? इससे पहले कि यानबू कुछ बोल पाती, डोंगो अपनी बीबी का बचाव करते हुए बोलता है, मेरी बीबी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। हो सकता है मेरा कोई दोस्त मदद के इरादे से ये कार्ड मेरे बैग में छोड़ गया। फिर डोंगो पुलिस के सामने कानून की धाराएं समझाने लगा, बिल्कुल एक वकील की तरह। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगो भी कभी यानबू के साथ लॉ स्कूल में पढ़ा करता था, पर पैसों की कमी के कारण उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। पुलिस ऑफिसर डोंगो की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया, लेकिन पुलिस के पास यानबू के खिलाफ कोई सबूत भी तो थे नहीं। इस वजह से उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। बाहर आते ही डोंगो ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या सच में तुमने ये कार्ड चुराए थे? यानबू तुरंत बोली, पागल पागल हो क्या, मैंने कोई कार्ड वार्ड नहीं चुराया। डोंगो ने उसकी बात पर भरोसा किया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ये देखकर यानबू अचानक हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतने प्यार से उसे सहलाया नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से मिस्टर किम यानबू के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें केटी बनाकर वापस धरती पर भेजे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी लगभग खराब ही कर दी थी। अगर तुम ठीक से नहीं रही ना तो मैं वापस तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यानबू थोड़ा डर गई और मन ही मन में उसने ठान लिया कि अब वो सही से रहने वाली है। अब घर आकर डोंगो ने यानबू से कहा कि आज डिस्ट्रिक्ट पार्टी में चलना है। यानबू पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसे मिस्टर किम की चेतावनी याद आ गई, इसलिए वो डोंगो के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने पुराने अंदाज में अच्छे कपड़े पहने और जब वो तैयार होकर डोंगो के सामने आई तो डोंगो देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मेरी मोटी आलू जैसी बीवी को अचानक ये क्या हो गया। पार्टी में पहुंचकर डोंगो ने यानबू को डिस्ट्रिक्ट चीफ से मिलवाया। बातचीत के दौरान डोंगो ने चीफ से कहा कि उन्हें सबवे स्टेशन के पास बैरियर्स बनाने चाहिए। तभी डोंगो का बॉस चोई वहां पर आ गया और बोला, इससे जरूरी काम तो फुटपाथ की मरम्मत करना है भाई, लोगों को तो इसकी ज्यादा जरूरत है और खर्चा भी कम होगा। पर खाने के समय यानबू ने डोंगो का समर्थन करते हुए चीफ से कहा, फुटपाथ अभी भी अच्छी हालत में है, हमें पहले बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। चीफ ने यानबू की बात मान ली, जिससे चोई को बहुत गुस्सा आया। खाने के बाद चोई कपल के पास आया और डोंगो का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, अपनी बात मनवाने के लिए बीवी की मदद लेता है साले, जाकर घर में चूड़ियां पहन के बैठ जा। डोंगो ने इस बात को इग्नोर किया और यानबू के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी चोई ने उसकी बीवी को गाली दे दी। इस पर डोंगो का सब्र जवाब दे गया। उसने पलटकर चोई को जोरदार तरीके से पीटा। पार्टी से निकलकर दोनों पति पत्नी एक कैफे में आए। डोंगो ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इमोशनल होकर यानबू से कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी की बेइज्जती कभी नहीं। मैं बस अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। थोड़ी पैसे की कमी जरूर है, लेकिन मैं जल्दी इसे ठीक कर दूंगा। ये सब सुनकर अब यानबू का दिल डोंगो के लिए बदलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पति असल में कितना अच्छा इंसान है। उस रात दोनों घर लौटकर अलग अलग बिस्तरों पर सो गए। सुबह जब हारू ने यानबू को गले लगाया तो इस बार यानबू ने भी प्यार से उसे गले लगा लिया। अब यानबू धीरे धीरे परिवार में घुलने मिलने लगी। अगले दिन उसकी बेटी हान ने उससे पॉकेट मनी मांगी। यानबू बोली, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन पहले सारे शॉपिंग बैग्स ठीक से जमा करो। पहले तो हान ने नाराजगी दिखाई, लेकिन पैसे की जरूरत थी, इसलिए अगले दिन उसने सारे बैग्स ठीक कर दिए। फिर उसकी माँ ने उसे पॉकेट मनी दी। पैसे लेकर हान अपने बॉयफ्रेंड कांग के घर गई। इतनी छोटी उम्र में लड़की का बॉयफ्रेंड देखकर तो यानबू हैरान रह गई। कांग के घर पर उस वक्त कोई नहीं था। तभी कांग जबरदस्ती हान के करीब आने लगा। हान ने उसे रोका, लेकिन वो जबरदस्ती करता गया। तभी हान ने देखा कि कांग के दो सीढ़ियों से उनकी वीडियो बना रहे थे। ये देखकर हान वहां से जाने लगी, लेकिन लड़कों ने उसे रोक लिया। कांग ने फिर गुस्से में हान के बाल पकड़कर उसे बहुत मारा। हान गुस्से और दुख से घर लौटी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जब यानबू कमरे में आई तो उसने देखा कि हान के चेहरे पर चोट के निशान थे। पूछने पर हान ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। यानबू ये सब सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने खुद को संभाल कर हान को समझाया और उसके साथ खड़ी रही। अब अगले दिन यानबू अपनी बेटी हान के साथ स्कूल पहुंची ताकि वो कांग की शिकायत कर सके। थोड़ी देर बाद कांग भी अपने वकील के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया। क्योंकि यानबू खुद एक वकील थी, इसलिए उसने तुरंत ही उन कानूनों के बारे में प्रिंसिपल को बता दिया जिनके तहत कांग को सजा दी जा सकती थी। कांग के वकील ने अपने क्लाइंट के बचाव में एक शब्द तक नहीं कहा। उल्टा उसने यानबू को पैसे ऑफर कर दिए और ये कहा कि पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दो। ये सुनते ही यानबू के अंदर गुस्सा और पछतावा दोनों एक साथ नजर आ गए। वो उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम में जाकर यानबू फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपना पुराना केस याद आ गया, याद है दोस्तों, जिसमें उसने पैसों के लिए गलत लोगों का साथ दिया था। उसे यह भी याद आ गया कि शुरुआत में जिस लड़की के साथ बदसलूकी वाला केस उसने जीता था वो कांग का ही केस था। इस बात को सोचकर उसे अपने ऊपर घिन आने लगी। तब हान बाथरूम के अंदर आई और अपनी माँ से कहा, चलो माँ, ये केस वापस ले लेते हैं। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम ये केस लड़ सके। लेकिन यानबू ने मन ही मन में ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ये केस जरूर जीतेगी। दोनों माँ बेटी बाहर आ गई। कांग के वकील ने फिर से बात दोहराई कि अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो केस का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसने धमकी देते हुए कहा, कांग को तो उसके घर वाले विदेश भेज देंगे, खराब होगी तो सिर्फ तुम्हारी लड़की की जिंदगी। अब यानबू ने जेब से अपना फोन निकाला और कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, अब मैं इस केस को कोर्ट में लेकर जाऊंगी, फिर देखते हैं कांग का करियर और जिंदगी कैसे बचती है। ये सुनते ही कांग गुस्से में आ गया और यानबू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यानबू ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और जमकर उसकी धुलाई कर डाली। अपनी माँ का ये रूप देखकर हान को बहुत खुशी हुई।
और वो थोड़ी हैरान भी थी। इसके बाद यानबू पूरी तरह से अपने परिवार में घुलने मिलने लगी। वो घर का हर काम करती थी और खाली वक्त में अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करती थी। कुछ दिनों बाद फिर से मिस्टर किम अचानक यानबू के सामने आ गए। उन्होंने आकर कहा, तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, अगले हफ्ते तुम्हारी मौत होने वाली है। ये सुनकर यानबू घबरा गई और मिस्टर किम से रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज इन बच्चों से उनकी माँ को मत छीनिए। लेकिन मिस्टर किम ने कहा कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एक दिन जब यानबू अपने बेटे हारू को लेकर स्कूल से लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में हारू बेहोश होकर गिर पड़ा। यानबू घबराकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि हारू को एक खानदानी बीमारी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जो है वो कम होती जा रही है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो एक दिन उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। ये सुनकर यानबू और डोंगू दोनों परेशान हो गए। अगले दिन हारू का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन वाले दिन यानबू और डोंगू ऑपरेशन के थिएटर के बाहर बैठे थे। तभी अचानक मिस्टर किम वहां पर आ गए। उन्होंने यानबू को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे चलने का समय हो चुका है, तुम्हारी मौत एक कार एक्सीडेंट में होने वाली है, चलो कार में बैठो। यानबू बहुत दुखी थी। उसने कहा, मैं आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मिस्टर किम ने शुरू में तो मना किया, लेकिन आखिरकार वो मान गए। यानबू दौड़ती हुई अंदर आई। उसने पहले अपने बेटी हान को गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ना और कभी हार मत मानना। फिर वो हारू के पास गई और रोते हुए बोली, बेटा, मैं कुछ समय के लिए दूर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। आखिर में वो डोंगू के पास आई और उससे कहा, मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, तुम इन बच्चों का और अपना जरूर ध्यान रखना। ये कहकर यानबू वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद वो अचानक गायब हो गई। अगली पल जब यानबू की आंख खुली तो वो अपनी असली बॉडी में वापस लौट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत समय से कोमा में थी। होश आते ही वो तुरंत भागकर हारू को देखने अस्पताल पहुंची, पर वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो अपने पुराने घर और बच्चों के स्कूल भी गई, पर कहीं भी उसे डोंगू और बच्चे नहीं मिले। एक महीना बीत गया। परेशान होकर यानबू ने अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला किया। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी तभी उसे एक पुरानी फोटो मिली। उसने ध्यान से देखा तो फोटो में वो अपनी माँ के साथ थी। फोटो को पूरी तरह खोलते ही उसे अपने पिता भी नजर आए, लेकिन उनका चेहरा तो बिल्कुल मिस्टर किम जैसा था। अब यानबू ने फैसला किया कि वो न्यूजीलैंड जाएगी, जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी, ताकि उसे असली सच का पता चल सके। अगले दिन फ्लाइट में अपनी सीट ढूंढते वक्त यानबू की नजर अचानक डोंगू, हान और हारू पर पड़ी। उन्हें देखकर वो भावुक हो गई, लेकिन उसने किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसने हारू से पूछा, तुम लोग न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हो? हारू ने कहा, एक महीने पहले हमारी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए पापा हमें थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए छुट्टियों पर लेके जा रहे हैं। आखिर में यानबू ने डोंगू को बताया, मैं भी अपने पिता से मिलने न्यूजीलैंड जा रही हूँ। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के और मजेदार मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।